नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बात भारत की के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ भारत के ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें खादी और खाकी में दोनों में देश की सेवा करने का अनुभव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री एसपी सिंह बघेल जी की, जो कि मौजूदा समय में भारत सरकार में मंत्री हैं यूनियन गवर्नमेंट के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और पंचायती राज के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, चूंकि भारत सरकार का सबसे अहम मुद्दा किसानों की आय को दुगनी करने का है और आप मौजूदा समय में 3 ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं, तो उनमें ऐसे क्या इनिशिएटिव ले जा रहे हैं जिससे किसानों की आय दुगनी हो? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है और सपना है और दिल के बहुत नज़दीक उनका ये उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। तो खेती अकेले से आय दुगनी अगर हो रही होती तो हो चुकी होती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ही सजेस्ट किया है उन्नत किस्म, लेकिन के पशुपालन के द्वारा जी, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, सुअर पालन के द्वारा, बकरी पालन के द्वारा, भेड़ पालन के द्वारा, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, औषधि खेती से, प्राकृतिक खेती से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, और लागत कम करने के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके, और अब मैं कहूँगा नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके हम लागत कम कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जिसमें हमारा विभाग खास तौर से डेयरी के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में, बकरी पालन के क्षेत्र में, सुअर पालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसानों की आय को दुगना करने में निभा सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में निभा भी रहा है। आज गेहूं और चावल का जितना निर्यात है उससे ज़्यादा केवल सी फूड्स का है, जिसमें सीवीड्स हैं, फिशेज हैं, प्रॉन्स हैं। तो 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग एक साल में करते हैं। तो ये भी मछली पालने में या कैचिंग करने में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। दुग्ध उत्पादन में हम 1 नंबर पर हैं। अंडा उत्पादन में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो विश्व बहुत बड़ा है जी सर, और उसमें हमारी इतनी महत्व, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति इस समय 471 ग्राम दूध हिस्से में आता है। मोदी जी से पहले वो 300 ग्राम के आसपास था, दुगना हुआ। 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था जो 60,000 करोड़ का तिगुना हो गया। दुग्ध उत्पादन भी पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में दुगना हुआ। वो क्या क्यों हुआ है कि ये फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ये मंत्रालय ही नहीं था, ये कृषि मंत्री के नीचे आता था। कृषि मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़े PSUs हैं उसमें, बहुत ICAR की बहुत सारी संस्थाएं हैं उसमें, हॉर्टिकल्चर है, पता नहीं क्या क्या है। तो वो पूरी तरह ध्यान नहीं रख पाते होंगे तात्कालीन कृषि मंत्री पशुपालन पर और मुर्गी पालन, मछली पालन। हमारी पहली और आखिरी प्रायोरिटी यही है जो हमारा विभाग है, क्योंकि अब हम स्वतंत्र विभाग है। तो ये मोदी जी का धन्यवाद। फिर ब्लू रेवोल्यूशन शब्द, व्हाइट रेवोल्यूशन लोगों ने सुनी थी, मेरा सवाल भी अगला लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन सुनी थी, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन एक नया शब्द दिया, नीली क्रांति। तिरंगे झंडे के बीच में जो हमारा चक्र होता है वो प्रगति का सूचक है, नीला होता है, समुद्र भी नीला होता है, पानी नीला होता है। तो ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। उसके बाद पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा, उससे बहुत एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम आया, टैंक में मछली पालने का आया, पाइप फ्लॉक आया, कच्चा RAS आया, और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना आई है, और जिसमें हम ट्रांसपोंडर दे रहे हैं फिशरमैन को। तो मौसम उनको पता चल जाता है, मछली कहाँ डेंस है उनको पता चल जाता है कि आंधी, बरसात, तूफान, सुनामी कब आएगी। इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने पर अक्सर श्रीलंका और पाकिस्तान के सरकार उनको पकड़ लेती थी, तो आजकल उसमें सब दिया जा रहा है। तो फिशरमैन के भी वेलफेयर का ख्याल मोदी सरकार करने का काम कर रही है। सर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो भी हम काम करें उसमें तकनीक का यूज बेहतर हो और कम एफर्ट्स में बेहतर रिजल्ट्स में मिले। एक टेक्निक जो आई है, जो प्रधानमंत्री तकनीक पे, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे कम ध्यान देते हैं, वो क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो एक इनिशिएटिव से जो 14 से शुरू हुआ है उससे क्रांति आएगी और दुग्ध उत्पादन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान उन्होंने कहा अब जरूरी होना चाहिए। नंबर 2, कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग होना चाहिए।
क्योंकि अब हल नहीं चल रहा, बैलगाड़ी नहीं चल रही, रहट नहीं चल रहा है, कोल्हू नहीं चल रहा है, दाई नहीं हो रही है, तो बछड़ा अनुपयोगी है। जी जी। तो वो यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। 50 साल पहले जब बैलगाड़ी थी, शांति से रहट थी, हल था, दाएं होती थी, कोल्हू चलता था, तो बहुत महंगा होता था। बछड़ा पैदा होने पर ढोलक बजाई जाती थी, मिठाई बांटी जाती थी। आजकल नहीं है, क्योंकि जैसी पंपिंग सेट आया रहट बेकार हो गई, थ्रेशर आया कोल्हू बेकार हो गया, थ्रेशर आया तो दाई बेकार हो गई, ट्रैक्टर आया तो मेटाडोर आई तो हल और बैलगाड़ी बेकार हो गई। तो अब वर्गीकृत वीर से यदि किसान अपनी गाय को गर्भ धारण कराएगा तो 90% गारंटी है फीमेल पैदा होगी। बछिया पैदा होगी तो तब तक दरवाजे पर रहेगी जब तक वो गर्भ धारण कर रही है। यदि बछड़ा पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसका उपयोग किसान नहीं कर रहा है इसलिए उसको छोड़ रहा है जी। तो अगर उदाहरण के तौर से 100 गाय ने बच्चे दिए, एक एवरेज है 50 बछड़े होंगे, 50 बछिया होंगी, लेकिन यदि सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिसमें मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, से कृत्रिम गर्भाधान होगा तो 90 बच्चियां होंगी। जी बिल्कुल। तो 40% एकदम बढ़ा दिया जाएगा, माने 10% केवल नंदी महाराज पैदा होंगे। उसका उपयोग जो किसान छोटे करना चाहें तो बैलगाड़ी में कर सकते हैं, लेकिन वीर्य उत्पादन में उसका उपयोग हो जाएगा। यहाँ से एक क्रांति शुरू होगी, बशर्ते किसान। और सब्सिडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 100 रुपए में ही केवल दे रहा है एक डोज। अगर 3 डोज से गाय 3 की जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली एक में ही हो जाता है। यदि गर्भ धारण कर लेगी तो एक गारंटी है कि साहिवाल की बछिया होगी, अथवा थार पारकर की, अथवा गिर की, अथवा हरियाणवी की, तो ये उन्नत किस्म की होगी, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी होगा और नंदी महाराज पैदा नहीं होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री का सपना है कि एफएमडी मुक्त भारत हो। उसके लिए वैक्सीन भारत सरकार, देश में जो राज्य सरकार, हमारी सरकार हो या ना हो, उनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं निःशुल्क, कोल्ड चेन के साथ। तो खुरपका मुंहपका की वैक्सीनेशन होने पर अगर इससे मुक्त भारत हो जाएगा तो हमारा दूध एक्सपोर्ट होने लगेगा, क्योंकि अभी वो कहते हैं एफएमडी मुक्त नहीं है तो हम नहीं लेंगे। हेल्थ के लिए बड़े कॉन्शियस हैं, जा रहा है, थोड़ा ना के बराबर जा रहा है, लेकिन फिर किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा। हाँ सर। और उसके अलावा हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। आपने बहुत क्लीन तरीके से सारे जवाब दिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, चूंकि मैं कल अयोध्या से आगरा की तरफ आ रहा था और मैंने एक यूपीएसआरटीसी की बस में, चूंकि आप यहाँ से लगातार 5 बार सांसद रहे और उत्तर प्रदेश आपके सामने एक विकास की ओर बढ़ते जा रहा है, मैं रात को 10 बजे एक बस में चढ़ा और मैंने एक लेडी कंडक्टर देखी यूपीएसआरटीसी की बस में, और जो निर्भीक। तो आपने बतौर पुलिस भी कार्य किया है और बतौर नेता भी कार्य कर रहे हैं। आपने 10 साल के उत्तर भारत को भी देखा है, 10 साल के पहले के उत्तर भारत को देखा है, तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या चीजें बदली हैं आपके अनुभव में, क्या लगता है? पुलिस में जो हम लोगों के समय ज्यादा क्राइम हम मानते थे, बैंक रॉबरी को जी, किडनैप को और रोड होल्डअप को जी। रोड होल्डअप बड़ी समस्या थी तो कार्रवाई शुरू होती थी जी। आपने देखा होगा 100 गाड़ियां इकट्ठी करती, एक आगे पुलिस है, पीछे, और ऐसे ले जाते थे। तो लोगों का कितना टाइम वेस्ट होता था, पूरी जब 100, 200, 500 वाहन इकट्ठे हों पुलिस, तो कार्रवाई नहीं लग रही यूपी में जी। नंबर 2 बात, यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कानून व्यवस्था का यूपी का स्वर्ण युग है। अखिलेश यादव की सरकार में जब तक बच्चा घर स्कूल से नहीं आता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी, पकड़ तो नहीं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी दुकान बंद करके नियत समय से थोड़ा लेट हो जाता था निजी कारणों से, तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। और किसान रात में खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था, अपहरण हो जाता था जी। और खाली प्लॉटों पर लोग बाउंड्री कराने लगते थे और अपनी नेम प्लेट लगाते थे, ये फलाने का मकान है। तो आज कानून व्यवस्था अच्छी है। आपने जिस महिला कंडक्टर की बात की है, रोड होल्डअप नहीं हो रहा है, वरना लूट भी होती है और शायद महिला के साथ कुछ बदसलूकी भी हो सकती थी। ऐसी सीन हम आगरा में देखते हैं, बिफोर और आफ्टर का अंतर महसूस करते हैं। गुजरात में मैं बिफोर लास्ट ईयर गरबा में गया था, तो पूरी रात लड़कियां स्कूटी पर या कार में या जेवर पहने हुए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले सुबह 3-4 बजे तक जाती थी, ईव टीजिंग नहीं होती। ऐसा सीन गुजरात देखने को मिलता था। लेकिन अभी मैंने सीएम के मंच पर कहा कि एक दिन मैं आ रहा था तो 2 घटनाएं हुई हैं। एक माँ बेटी स्कूटी पे जा रही थी, दोनों जेवर पहने थे, शादी से लौट रही थी, मधुश्री एक उधर है सिकंदरा की तरफ। तो मैंने कार रोक के बगल में करके पहले तो पर्चे दिया कि मैं आपका एमपी हूँ, जिससे घबराए ना, पहचानते हैं अंकल आपको, कहाँ से आ रहे हो, शादी से आ रहे हैं, घड़ी देखो 2:30 बज रहे हैं। तो अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो थोड़ा हमें भी सावधानी बरतनी है। क्या ये दूसरी सरकारों में संभव था?
नहीं। एक दिन ऐसी, क्योंकि हम तो रात भर घूमते हैं, 2 बजे फिर एक लड़की कार से आ रही थी, तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? जेपी से आ रहे हैं, कॉफी पी के आ रहे हैं। तो मैंने कहा पुरानी सरकार में सारी कॉफी निकल जाती है। बिल्कुल सर। तो ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ है हमारी बच्चियों को योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। मोदी जी के समय, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन देश सुरक्षित है। बिल्कुल सर। आतंकवाद दम तोड़ रहा है। जी। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि 25 मिनट में भी युद्ध जीता जा सकता है। और योगी और विकास का वो स्वर्ण है। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक आम आदमी यही चाहता है कि चलो सर, उसको बिजली पानी नाली खरंजा तो चाहिए, मेरी बेटी कॉलेज जाए तो घर आ जाए, बिल्कुल जॉब पे जा रही है तो सुरक्षित रहे, चैन न छिने। इसी कॉलोनी में पूर्ववर्ती सरकार में महिलाएं सब्जी लेती थी तो चैन छिन जाती थी, और 90% तो पुलिस लिखती नहीं थी, कंप्लेन वरना पता चल जाता कि क्राइम कितना बढ़ा है। लिखना चाहिए और उसको वर्कआउट करना चाहिए। तो कानून व्यवस्था जो आप कल सीन देख करके आए हैं, ऐसा हम रोज ही आगरा की सड़कों पर उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि रोड होल्ड अप नहीं हो रहा है, चैन स्नेचिंग्स कम हो गई हैं, अपहरण तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। आज मैंने आगरा में पढ़ा, एक किडनैप है तो खुद ने एक कहानी बना ली। अच्छा, खुद नहीं? खुद ने ऐसे होते हैं। लड़कियां मान लो अपनी मर्जी से गई, बालिग जा सकती हैं, घर वाले उसको किडनैप लिखाते हैं, अपहरण हो गया, तो वो किडनैप नहीं होता, बाद में वर्कआउट होता है कि वो तो अपहरण ऑलमोस्ट लगभग समाप्त है, जो कि खास तौर से एक उद्योग हो गया था। जी बिल्कुल, एक व्यवसाय हो गया था लोगों के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुत सारा कीमती समय दिया, और चूंकि मैं देख रहा हूँ आपकी व्यस्तता, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना भारत के मत्स्य पालन और किसानों की आय दुगनी करने के मोदी सरकार के परिश्रम की। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।